सुप्रभात छात्रों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। छात्रों, ज़रा इस संगीत को सुनिए तो। छात्रों, अभी अभी आपने प्रकृति के सौंदर्य, उसके सुबह चहचहाते पक्षियों के कलरव को सुना है। उनकी चहचहाट में हमें एक संदेश मिलता है कि दिन उगने वाला है और हम सब अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। तो आइए, आज की हमारी कविता है उषा। कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता, उषा का मतलब है डॉन, सूर्योदय से ठीक पहले का पल पल बदलता आसमान का स्वरूप। उषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप का, वातावरण का सूक्ष्म चित्रण कवि ने किया है। भोर से पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी ही देर में उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है मानो राख से लिपा हुआ चौका हो। फिर पल भर में सूरज की लालिमा उसमें ऐसे घुल मिल जाती है जैसे लाल केसर से धुली हुई काली सिल जैसा जान पड़ता है, या यूँ लगता है मानो काली स्लेट पर किसी नन्हे से बच्चे ने खड़िया चौक मल दी हो। और कुछ ही पल में सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है और आसमान में उगती हुई श्वेतिमा यूँ लगती है मानो नील जल में कोई गोरी नहाकर निकल रही है जिसकी काया कांतिवान है। सूर्योदय होने से उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है और सुबह हो जाती है। छात्रों, यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता को जीवन की गति से जोड़ा है। यह हमारे मानवीय जीवन का चित्र भी अभिव्यक्त करता है। सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल प्रकृति का शब्द चित्र है। यहाँ पर कवि ने केवल प्रकृति को निहारा ही नहीं, मात्र दृष्टा ही नहीं है, कवि एक सृष्टा भी है। इसीलिए उन्होंने इस सौंदर्य में, उषा के सौंदर्य में जीवंत परिवेश की कल्पना करते हैं जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ पर गृहिणियों का सिलबट्टा भी है, राख से लिपा हुआ चौका भी है, स्लेट की कालिमा भी है, चौक से रंग मलते हुए अदृश्य नन्हे बच्चों के हाथ भी है जो स्कूल जाने को तत्पर है। और इस तरह से यह कविता एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, भविष्य की उजास है और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास है। तो आइए हम कविता का पहला अंश पढ़ते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः का मतलब है सुबह। प्रातः का मतलब है सुबह। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। भोर का नभ, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका। यहाँ पर कोष्ठक में देखिएगा आप, दिया है अभी गीला पड़ा है। शमशेर बहादुर जी की विशिष्टता यह है कि उन्होंने नए उपमानों का प्रयोग किया है,
कोष्ठकों में भी शब्द दिए हैं जिनके विशेष अर्थ इंगित होते हैं। प्रस्तुत कविता में प्रातः नभ का यहाँ पर मतलब है उषाकालीन नभ, सूर्योदय से ठीक 5 या 8 या 10 मिनट का समय, जहाँ पर आसमान में एक गति होती है, पल पल वह अपना रूप बदलता रहता है। इसी को कवि ने पकड़ा है और नए उपमानों के ज़रिए समझाने की कोशिश की है। कवि कहते हैं कि प्रातः का नभ बहुत प्रातःकालीन आकाश का रंग गहरा नीला है, जिसे उन्होंने शंख से तुलना की है। कवि कहते हैं भोर हुई है और इस समय नीला रंग थोड़ा मंद पड़ गया है, वातावरण में नमी दिखाई पड़ने लगती है। ऐसा लगता है मानो आकाश न हो बल्कि राख से लीपा हुआ गीला चौका हो। तो इन पंक्तियों का भावार्थ, जैसे कि मैंने आपको कल भी अपने पाठ में बताया था कि छात्रों, हर कविता से हम 3 तरह के प्रश्नों की अपेक्षा रख सकते हैं। अर्थात एक होगा काव्यांश, जो अर्थ के आधार पर प्रश्न होंगे, जिसमें दूसरा है उसी काव्यांश से काव्य सौंदर्य पर आधारित प्रश्न होंगे, और फिर विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे। तो हमने अभी भाव सौंदर्य सीख लिया है। भाव सौंदर्य में हमने क्या क्या सीखा है कि प्रातःकालीन आकाश का रंग शंख के समान गहरा नीला है, भोर हो रही है, भोर के समय नीला रंग भी थोड़ा मंद पड़ गया है, वातावरण में नमी दिखाई पड़ने लगी है, ऐसे लगता है मानो आकाश न हो बल्कि राख से लीपा हुआ गीला चौका। अर्थात इस कोष्ठक में दिए हुए इन शब्दों का अर्थ है कि आसमान में अभी भी नमी है। अब इसी अंश के काव्य सौंदर्य पर हम नज़र डालते हैं। यहाँ पर कवि ने, जैसे कि मैंने बताया है, शमशेर बहादुर जी ने नए नए उपमानों का प्रयोग किया है, वरना हमारे हिंदी व्याकरण में उपमा अलंकार के लिए उपमान पूरे प्रकृति के उपादानों से, जीव जंतुओं से होते थे, लेकिन कवि ने थोड़ा हटकर नए उपमानों का प्रयोग किया है। कवि कहते हैं कि आसमान बहुत नीला है, जो शंख सा प्रतीत हो रहा है। फिर कवि कहते हैं थोड़ी देर में आसमान में नमी बढ़ गई है और ऐसे लगता है मानो किसी ने राख से चौके को लीप दिया हो। यह है प्रातःकालीन भोर के आसमान का सौंदर्य। अब इसी अंश के काव्य सौंदर्य पर हम ध्यान देते हैं। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में मैंने जैसे कि बताया है, कवि ने नए उपमानों का प्रयोग किया है। यहाँ पर कवि ने प्रातः नभ की तुलना नीले शंख से की है। प्रातः नभ की तुलना नीले शंख से की है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। कवि ने प्रातः नभ की तुलना राख से लीपे हुए चौके से की है। इसीलिए इन दोनों ही पंक्तियों में प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे में, और राख से लीपा हुआ चौका में उपमा अलंकार है। अनुप्रास। प्रातः नभ था बहुत नीला। आप भली भांति जानते हो कि वर्ण की आवृत्ति से वहाँ 2 या 2 से अधिक बार आए तो अनुप्रास होता है। यहाँ पर इस पंक्ति में न वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। अब आइए भाषा पर। भाषा खड़ी बोली है, चित्रात्मक है, नए उपमानों से भरपूर है और सरल है। अब आइए बिंब।
कविता की पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते हमारे आँखों के सामने तो मानो भोर के आसमान की छवि उभर कर आती है। इसीलिए यहाँ पर इन दो पंक्तियों को पढ़ते ही हम एक चित्र अपनी आँखों के सामने उभरता हुआ प्रतीत करते हैं। अतः यहाँ पर प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे में और राख से लिपा हुआ चौका में दृश्य बिंब है। तो छात्रों, हमने प्रथम अंश के लिए भाव सौंदर्य सीख लिया है और काव्य सौंदर्य सीख लिया। अब विषय वस्तु के आधार पर, विषय वस्तु है प्रातःकालीन आसमान के पल पल बदलते स्वरूप का वर्णन है। तो आपने 3 तरह के प्रश्नों के उत्तर शायद इसमें जान लिए। अब आइए दूसरा अंश। दूसरा अंश है बहुत काली सिल ज़रा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल ज़रा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट परिया लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ चित्र प्रस्तुत किए हैं। ये है बहुत काली सिल, सिल यानी सिलबट्टा, जिस पर गृहिणियाँ इस तरह के मसाले भी पीसती हैं, पर कवि ने कल्पना की है कि लाल केसर से। यहाँ पर आप देखिए गौर से, इस चित्र में आपको नज़र आएगा कि सिलबट्टे पर लाल लाल चित्तियाँ पड़ी हुई हैं। तो इससे यह समझ में आता है कि प्रातःकालीन आसमान का रंग कुछ कुछ इस तरह का था। काली सिल पर लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं। स्लेट परिया लाल खड़िया, स्लेट आप जानते हो, और इस स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया से मानो घिस दिया हो तो आसमान का रंग यूं प्रतीत होता है। तो अब आइए हम इन पंक्तियों के भाव सौंदर्य पर नज़र डालते हैं। भोर के झुटपुटे में अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण ऐसे लगता है मानो गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर से मानो धुल गई हो। अंधेरा काली सिल जैसा प्रतीत होता है और सूरज की लाली केसर के समान। वातावरण ऐसा जान पड़ता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की लाली केसर के समान। छात्रों, काव्य सौंदर्य पर नज़र डालते हैं। इस पंक्ति में भी कवि ने प्रातः नभ की तुलना ही की है। भोर का नभ या प्रातः नभ की तुलना। कवि कहते हैं भोर का नभ मानो बहुत काली सिल जैसा दिखता है जिस पर ज़रा सी लाल केसर धुली हुई हो, या फिर राख से लीपे हुए चौके की तरह है। तो इन दोनों ही पंक्तियों में आपको उपमा अलंकार है। आइए अनुप्रास। बहुत काली सिल पर ज़रा से लाल केसर, क और क वर्ण की आवृत्ति, अतः अनुप्रास अलंकार। अब भाषा के तौर पर कविता एक ही है, इसीलिए हम इन सब का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो कहीं आपके लिए तत्सम शब्द हों, देशीय शब्द हों, उनका उल्लेख आप इस जगह पर कर सकते हैं। दृश्य बिंब है। कविता में कवि ने दृश्य बिंब का सहारा लिया है। बहुत काली सिल ज़रा से लाल केसर से के जैसे धुल गई हो, दृश्य बिंब है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने में भी दृश्य बिंब है। तो इस तरह से हमने प्रथम अंश और द्वितीय अंश का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य पर नज़र डाली है, सीख लिया है। और पुनः आती है बारी अभ्यास की। अभ्यास के लिए मैंने पूर्व बोर्ड में आए हुए प्रश्नों को संकलित कर रखा था और उन्हीं में से आपके लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर इन अंशों से जुड़े हुए प्रश्न छांट कर
दिए हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देकर आपको अपना अभ्यास पूरा करना है। प्रथम 2 प्रश्न आप कक्षा कार्य के लिए कीजिए और तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न गृह कार्य के लिए। ये देखिए, आपको इन सब के उत्तर आते हैं। कवि ने भोर के नभ उन उपमानों के आधार पर आप बताइए कि कविता को गांव की सुबह की गतिशीलता से चित्र कैसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने, कवि एक मूक दृष्टा ही नहीं सृष्टा भी हैं। उन्होंने ग्रामीण जीवन से कविता को जोड़ा है, इस सौंदर्य को जोड़ा है। जैसे कि गांव में सिलबट्टा होता है, गृहिणी राख से चौके को लीपती है, नन्हे बच्चे स्लेट लेकर स्कूल जाते हैं। इन सब उदाहरणों को देते हुए उत्तर प्रस्तुत करना है। कवि ने भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा? यहाँ पर आप उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यह आपके लिए अलग प्रश्न होगा। कवि ने भोर के नभ की तुलना राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा है? सबसे पहले तो कवि को प्रातःकालीन नभ शंख जैसा नीला दिखता है। थोड़ी देर में आसमान की गति में परिवर्तन हो जाता है और नमी आ जाती है, तो कवि को उस नमी को देखकर ऐसे लगता है मानो किसी ने आसमान राख से लीपा हुआ चौका नजर आता है। अगला प्रश्न है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि उषा कविता सूर्योदय के पल पल बदलते प्रकृति का सुरम्य चित्रण है। बस यहाँ पर आपको कविता के भाव सौंदर्य को और उदाहरणों को प्रस्तुत करना है। यहाँ देखिए छात्रों, आपके लिए काव्य सौंदर्य पर आधारित और भाव सौंदर्य पर आधारित प्रश्न भी दिए गए हैं। जैसे कि पहले प्रथम 3 प्रश्न आपके लिए काव्य सौंदर्य आधारित हैं। शब्द चित्रण पर टिप्पणी कीजिए। आपको यहाँ पर भाषा सरल, खड़ी बोली आदि लिखना है। फिर कोष्ठक में दिए शब्द भी विशेष अर्थ इंगित करते हैं, अर्थात इस पंक्ति को लिखकर बताना है कि कोष्ठक में दिया हुआ शब्द भी आसमान की नमी की ओर इशारा करता है। और नए उपमानों का प्रयोग किया है, जैसे कि काली सिल, स्लेट पर लाल खड़िया और राख से लिपा हुआ चौका, या फिर नीले शंख जैसा नए उपमानों का प्रयोग कविता ने किया है। आगे देखिए, कविता के किस अंश में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, उसका सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको केवल एक भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका ही नहीं, बल्कि अपने शब्दों में लिखना है कि कवि ने प्रातःकालीन नभ की तुलना या उसकी उपमा नए उपमानों से की है। 1. प्रातः नभ नीले शंख जैसा है। 2. भोर का नभ राख से लिपे हुए चौके जैसा है। भोर का नभ काली सिल्प जैसा नज़र आता है, या फिर स्लेट जैसा नज़र आता है जिस पर किसी बच्चे ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है? यहाँ पर भी आपको उत्तर आता है। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका इसलिए है क्योंकि प्रातःकालीन उषाकालीन आसमान की गतिविधि जल्दी जल्दी बदल जाती है। पल भर में नीले शंख जैसा नज़र आता है, तो पल भर में वहाँ पर नमी से युक्त नज़र आता है, और इसकी तुलना कवि ने राख से लिपे हुए चौके से की है। अब काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये अंश अगर आपको आता है और भाव सौंदर्य आता है, तो उन पंक्तियों का भावार्थ लिखना चाहिए। फिर भाषा की 2 विशेषताएं बताइए। एक है चित्रात्मक है, नए उपमानों से भरपूर है, बिंब प्रधान है। प्रातः नभ था बहुत नीला, फिर एक अंश आपके लिए आया है, और यहाँ पर प्रातःकालीन आसमान की तुलना किससे की गई है। ये देखिए, आपको आंसर पता है, लेकिन इस
अंश के आधार पर आपको शंख जैसा, स्लेट पर लाल खड़िया और खास करके गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह एक नई कल्पना है। कवि कहते हैं कि सूर्योदय के ठीक उदित होते ही झिलमिलाती हुई रोशनी जो बाहर आती है, उसे देखकर कवि ने किसी गोरी की तुलना की है जो नदी नहाकर निकल रही है और उसकी देह झिलमिला रही है, कांतिवान हो गई है। यह उसका आशय है। और यहाँ पर अर्थ ग्रहण के आधार पर उषा का जादू क्या है, वह कब टूटता है, ये वाला प्रश्न भी आ सकता है। उषा का जादू क्या है और यह कैसे टूटता है। उषा का जादू क्या है और कैसा टूटता है, इसका उत्तर आपको सूर्योदय तक होने वाले परिवर्तनों का करते हुए लिखना होगा। प्यारे छात्रों, यहाँ पर मैंने आपको आसमानी गतिविधियाँ देखी है। पल पल में प्रातःकालीन आसमान नीले शंख जैसा नज़र आता है, फिर उसमें लाल लाल चित्तियाँ पड़ जाती हैं, फिर उसमें थोड़ा बहुत उजाला नज़र आने लगता है। इस तरह का एक चित्र आपके लिए रखा है। और मैं आज के अपने इस पाठ को एक बहुत ही अच्छे विचार से अंत करना चाहूँगी। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। अतः मैं चाहती हूँ कि दिल से चाहो कि आप पूरी मेहनत करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अतः पूरे अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो सारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी आपके अनुकूल हो जाएंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। छात्रों, ज़रा सा भी आप छोटी शंका भी हो जाती है या कहीं समझ में नहीं आता है, व्हाट्सएप पर संपर्क करें और मैं तुरंत उसका निवारण करूँगी। दिन के किसी भी समय आप कर सकते हो। धन्यवाद।